तो दोस्तों, साइकोपैथ्स की दिमागी हालत नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग होती है और इसलिए वो लोग जो करते हैं वो उनके लिए बिल्कुल सही होता है। कुछ लोग बचपन से ही साइकोपैथ्स होते हैं और कुछ लोगों की लाइफ उन्हें साइकोपैथ्स में बदल देती है। और आज की हमारी लेटेस्ट चाइनीज हॉरर मूवी ऐसी ही डिमोनिक कहानियां हमें दिखाएगी जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट बॉडी एंड सोल। IMDb ने इसे 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें एक नहीं तीन डिमोनिक कहानियां हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि इन्हीं चीजों से मेरे को हेल्प मिलती है। और अब हम देखने जा रहे हैं टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट बॉडी एंड सोल मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो पहली कहानी का नाम है रपंजल, जो शुरू होती है एक प्रोस्टिट्यूट को दिखाते हुए जिसका नाम है सीचा। अब आज सीचा के बालों में एक कस्टमर ने उल्टी कर दी थी और अब अगले आदमी से मिलने जाने से पहले सीचा जाती है एक सैलून में जो उसने पहली बार देखा था। वो अंदर घुसती है और हेयर ड्रेसर बाहर निकलता है। अगले सीन में हेयर ड्रेसर सीचान के बालों को धो रहा था पर वो बालों के साथ ऑब्सेसिव बातें कर रहा था कि कैसे हमारे बाल हमारी लाइफ को दर्शाते हैं। खैर, बाल धोने के बाद वो हेयर ड्रेसर सीचान के बैंग्स को भी ठीक करता है पर इसके बाद वो सीचान को दवाई सुगाकर बेहोश कर देता है। सीचान को अब जब होश आता है तो हेयर ड्रेसर ने उसको बांध रखा था पीछे वाले कमरे में और उसके पास था एक सर्जिकल ब्लेड। वो सीचान के बालों को उसके सर से उतारकर अब उसे पूरी तरीके से मार डालता है और वो बालों को हार्वेस्ट कर लेता है। और उसने और लड़कियों के बालों को भी रखा हुआ था। मतलब दोस्तों, ये हेयर ड्रेसर एक सीरियल किलर है जो लड़कियों की बालों की कलेक्शन करता है। अब सीन जाता है एक एक्ट्रेस पे जिसका नाम था फाई। पर दोस्तों, फाई को मूवी में सिर्फ छोटे और गंदे रोल्स ही मिलते थे। फाई को अपने लिए एक बड़ा रोल चाहिए था और आज उसका लकी दिन था क्योंकि उसकी एजेंट उसे लाके देती है एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ इंटरव्यू जो कल सुबह होने वाला था। फाई बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद उसे एक पार्टी में जाना पड़ता है जहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स वगैरह आए हुए थे। वो फाई को ढंग से ट्रीट नहीं करते, उसे एक्टिंग करवाते हैं और उस पे हंसते भी हैं। फाई को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है तो वो वहां से जाने लगती है पर जाते जाते भी वो लोग वाइन उसे पिलाते हैं और एक लड़का तो उसके बालों में आग ही लगा देता है जिससे फाई गुस्से में वहां से चले जाती है। फाई को अब मन था पुलिस को बुलाने का पर उसकी एजेंट उसे मना करती है क्योंकि जिस पार्टी में वो अभी अभी गई थी वो उस प्रोड्यूसर के बेटे की पार्टी थी जिससे फाई को कल मिलना है। फाई के अब बाल जल गए थे तो उसे अपने बाल कटवाने थे और वो बेचारी निकल रही थी एक अंधेरी गली से जहाँ पे उसे दिखाई देता है उसी सीरियल किलर हेयर ड्रेसर का पार्लर। वो अंदर जाती है और उसे लगता है कि पार्लर बंद है पर तभी वो किलर पीछे आ जाता है और फाई को अंदर ले जाता है। किलर फाई के बालों को चेक करता है और फिर उन्हें धोता है और फाई के ब्यूटीफुल बालों को देखकर वो किलर बहुत ज्यादा खुश था। किलर फाई की कटिंग करके उसके बालों को बिल्कुल नया जैसा कर देता है और फाई भी बहुत ज्यादा खुश होती है। पर फिर तभी किलर फाई को दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। फाई को भी आता है होश और वो खुद को पीछे के कमरे में पाती है और फाई किलर से भीख मांगने लगती है कि उसे जाने दे क्योंकि उसे इस दुनिया को दिखाना है कि वो क्या कर सकती है। कहने का मतलब दोस्तों, फाई के अंदर सक्सेसफुल होने की आग थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। खैर, किलर को फाई की बातों का फर्क नहीं पड़ता और वो अपने प्लेट से फाई का सर बाहर उतारने लगता है। वो उसके सर पे कट लगाता है पर तभी खुशकिस्मती से बेल बज जाती है। किलर दरवाजा देखने जाता है और दरवाजे पे आए हुए थे दो आदमी। वो दोनों अब कौन थे ये क्लियर नहीं होता पर वो लोग उसे दुकान शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर उसने एक हफ्ते में दुकान खाली नहीं की तो उसकी बत्ती पानी काट देंगे। तो शायद इसका मतलब वो लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे जो पेंडिंग बिल्स वगैरह लेने के लिए आए होंगे या फिर वो गैंग मेंबर भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं चलता। खैर, वो दोनों किलर से एक पेपर पे साइन करवाते हैं और वहीं पीछे के कमरे में फाई बहुत ज्यादा जोर लगाती है अपने हाथ पैर छुड़वाने के लिए। उसे किसी भी हालत में कल प्रोड्यूसर से मिलना था और वो इतनी ज्यादा जान लगाती है कि एक हाथ उसका खुल जाता है। वो फिर तुरंत पास की टेबल पर रखे हुए सर्जिकल ब्लेड से अपने हाथ पैर को फ्री कर लेती है और फाइनली भागती है। पर उस कमरे में वो देखती है लड़कियों के बालों को जिससे उसके होश उड़ जाते हैं।
फाई अब कैमरे में बाहर लोगों को देखती है और वो तुरंत जाकर गेट बजाकर मदद मांगने लगती है और उसकी मदद की पुकार किलर के साथ ही साथ वो दोनों लोग भी सुन लेते हैं। उन दोनों को ही समझ आ जाता है कि किलर ने एक लड़की को कैद कर रखा है और इस बात का फायदा उठा के वो दोनों किलर से साइन ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि लड़की को मदद चाहिए। जिससे हमें पता चलता है कि आजकल की दुनिया में सब लोग सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। खैर, अब उन लोगों के जाने के बाद किलर लाइट बंद करता है, उठाता है एक कैंची और जाता है अपना काम पूरा करने के लिए। पर फाई ने ये सब कुछ कैमरे में ऑलरेडी देख लिया था और इसलिए वो किलर के आने से पहले ही छुप जाती है। किलर अब फाई को इधर उधर ढूंढता है और अपनी हार्वेस्ट्री के अंदर वो घूम रहा था कि तभी फाई उस पे हमला कर देती है। फाई किलर को धक्का देके भागती है, पर किलर एंड में फाई के बालों को पकड़ लेता है एक शेल्फ के पीछे से और उस धक्का मुक्की में शेल्फ किलर के ऊपर ही गिर जाती है। फाई तुरंत मौके का फायदा उठाकर भागती है, पर गेट से निकलने से पहले ही वो रुक जाती है, क्योंकि दोस्तों फाई देखती है कि किलर ने उस लड़ाई में फाई के सर से उसके काफी सारे बाल को खाल के समेत उतार लिया था, जिससे उसका सुंदर चेहरा बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। अब जैसा कि मैंने बोला, फाई को सक्सेसफुल होने का भूत सवार था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसलिए अब उसे आ जाता है गुस्सा। फाई वापस जाती है किलर के पास और अब शिकारी बन जाता है शिकार, क्योंकि फाई गुस्से में किलर को पकड़कर उसके मुंह पर पन्नी बांधकर उसका दम घोटकर उसे मार डालती है। पर जब उसे शांति नहीं मिलती तो वो किलर की लाश को ही एक कंघे से बार बार स्टैब करती है। फाई बिल्कुल डिमोनिक हो गई थी, पर अब उसे चाहिए थे नए बाल। वो अपने बालों को चिपकाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं चिपकते। वो अब आगे अपने सर के बालों को कैंची से उतार लेती है और फिर वो जाती है हार्वेस्ट्री में और वो वहां पे से सी चा के बालों को उठाकर अपने सर पे लगा लेती है। फाई अब सी चान के बालों को लगाकर खुश होती है और अब वो अगले दिन प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जा सकती थी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है हिशायर कैट। कहानी की शुरुआत में हम एक मास्क वाले किलर को देखते हैं और फिर सीन जाता है नोरा नाम की एक लड़की पे जो बिल्लियों को बचाने का काम करती थी। नोरा और उसके दोस्त डेबी और एरॉन एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे और नोरा अपने पास को भी याद कर रही थी, क्योंकि पास में नोरा की पालतू बिल्ली भी खो गई थी। खैर, डेबी अब अचानक ही चिल्लाती है और जब नोरा उसके पास जाती है तो वो लोग देखते हैं एक आदमी को जो उसी बिल्ली के ऊपर लेटा हुआ था, पर वो बिल्ली मरी हुई थी। वो आदमी जागता है और बोलने लगता है कि मैंने बिल्ली को नहीं मारा, पर अब नोरा उस आदमी की तरफ गुस्से में बढ़ती है और सीन यहाँ से जाता है पास में। हम लोग देखते हैं नोरा की बिल्ली बचाने वाली दुकान को, जहाँ पे एक आदमी आता है। नोरा उस आदमी से जाकर मिलती है, क्योंकि वो आदमी कई दिनों से आके एक बिल्ली को देख रहा था और नोरा को लग रहा था कि वो आदमी उस बिल्ली को अडॉप्ट करना चाहता है। उस आदमी का नाम था जॉनी और एरॉन को जॉनी बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि एरॉन नोरा को पसंद करता था और इसलिए वो जॉनी से चलने लगता है। खैर, जॉनी और नोरा बात करते हैं और हमें नोरा के पास के बारे में और चीजें पता चलती हैं। असल में नोरा की जो बिल्ली थी उसका नाम था बोबो और बोबो एक रात खो गई थी और नोरा उसे ढूंढने के लिए निकली थी। और दोस्तों, बोबो के साथ क्या हुआ था यह हमें इस पूरी कहानी में धीरे धीरे पता चलेगा। खैर, जॉनी नोरा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक बिल्ली को अब्यूज करा जा रहा था और नोरा को उस वीडियो को देखते ही आ जाते हैं चक्कर। नोरा तुरंत एंटी डिप्रेसेंट्स लेती है और एरॉन जॉनी को भगा देता है ये कह के कि नोरा ऐसी चीजों को देखना पसंद नहीं करती। कुछ दिन बीत जाते हैं और नोरा एक दिन घर के लिए निकल रही थी जब बारिश होने लगती है, पर तभी वहां पे आ जाता है जॉनी छाता लेकर। जॉनी नोरा की मदद करता है और तभी नोरा को फोन आता है एक आदमी का और वो आदमी एक बिल्ली के बारे में नोरा को बताता है जिसे मदद चाहिए थी। नोरा और जॉनी अब उस बिल्ली को बचाने के लिए जाते हैं और जाकर उस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम था साके। साके बताता है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली फंस गई है, जिसे फिर नोरा और जॉनी संभाल कर बचा लेते हैं। बिल्ली को बचाने के बाद नोरा को पता चलता है कि साके एक हेयर ड्रेसर है और दोस्तों, ये सीन कोरिलेट कर रहा है इस वाली कहानी को पिछली वाली कहानी से। खैर, इसके बाद नोरा और जॉनी बिल्ली को लेके वापस चले जाते हैं, पर आज जॉनी नोरा की टीम ज्वाइन करने के लिए पूछता है और नोरा मान जाती है।
अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉनी और नोरा बन जाते हैं अच्छे दोस्त। पर एक दिन उन लोगों को कॉल आता है एक खंडर सी जगह से, जहाँ पे लोगों को मरी हुई बिल्लियां मिल रही थी। नोरा और जॉनी को लगता है कि वहां पे कोई बदमाश गुंडा है जो बिल्लियों को मजे लेने के लिए मार रहा है, और इसलिए नोरा और जॉनी जाते हैं उस जगह। यहाँ पे आज नोरा अपनी दवाइयां भूल गई थी और मरी हुई बिल्लियों के नाम से उसे पास की बातें याद आ रही थी। और अब हमें पता चलता है कि जो नोरा की बिल्ली बोबो थी, उसे भी किसी बदमाश आदमी ने मार कर लटका दिया था, और यही वजह है कि नोरा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है। खैर एरॉन नोरा और जॉनी को उस जगह तक ले जाता है और फिर नोरा और जॉनी अकेले अंदर जाते हैं ताकि एरॉन बाहर की रखवाली कर सके। अब जो एरॉन था उसे ऑलरेडी जॉनी पे शक था और उसे यकीन था कि जॉनी नोरा को पसंद करता है, और इसलिए वो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वही अब नोरा और जॉनी घुसते हैं उस खंडर जगह पे, और वो जगह अंदर से बहुत ज्यादा अजीब थी। अंदर घुसते ही कोई नोरा का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है, पर देखने पे वहां पर कोई भी नहीं था। नोरा को अब डर लगने लगता है, पर जॉनी उसे शांत करवाता है, पर चीजें धीरे धीरे हो जाती है डिमोनिक। वो दोनों घुसते हैं एक हॉलवे में जहाँ पे बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी, और तभी बाहर जाने का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। उसी बीच में नोरा को एक डिमोनिक चेहरा दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है, पर जॉनी नोरा की बातों पे यकीन नहीं करता। पर हम लोग समझ जाते हैं कि जो मास्क वाला किलर हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो इसी खंडर जगह पे रह रहा है। नोरा अब डर कर भागने लगती है और जॉनी उसका पीछा करता है, पर एक जगह ऊपर से मरी हुई बिल्लियों का खून टपक रहा था, जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं। भागते भागते वो लोग एक अजीब हॉलवे में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे बूबी ट्रैप्स लगे हुए थे। दीवारों पे तार लगी हुई थी जिन्हें टच करते ही कांच की बोतलें इधर उधर फूटने लगती है। इस भगदड़ के चक्कर में जॉनी और नोरा गिर जाते हैं, और तभी वो किलर जॉनी के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है, और वो नोरा को पकड़कर अपने साथ खींच के अंधेरे में ले जाता है। अब जब नोरा को होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे के अंदर बंद पाती है, और वो पिंजरा जमीन से काफी ऊपर लटका हुआ था। वो किलर अपने डिमोनिक काउंटर पे बिल्लियों को काट कर पका रहा था, और जॉनी को उसने नीचे कुर्सी पे बांध दिया था। और जब नोरा जॉनी को आवाज लगाकर होश में लाती है तो किलर लाइट्स जलाता है, और दोस्तों नोरा के चारों ओर मरी हुई बिल्लियां पिंजरे में कैद थी। ये देखकर नोरा पूरी तरीके से कांप जाती है, और फिर वो किलर नीचे जमीन पर उसका पिंजरा लाता है। वो किलर अब अपना मास्क उतारता है, और किलर असल में था साके, जिसने कुछ दिनों पहले नोरा और जॉनी को बुलवाकर एक बिल्ली को बचवाया था। खैर साके अब नोरा को पिंजरे से बाहर ले जाता है और उसे खड़ा कर देता है जॉनी के सामने, और साके बताता है कि मैं एक सीरियल किलर बनना चाहता हूँ और तुम मेरी पहली शिकार हो। जॉनी भी साके को रुकने के लिए बोलता है, पर अब दोस्तों साके नोरा को देता है एक चाकू, और उसके सामने एक पिंजरे में लाके रख देता है एक बिल्ली जो बिल्कुल बोबो जैसी थी। किलर अब नोरा को बोलता है कि तुम्हें बिल्ली या जॉनी में से किसी एक को स्टैब करना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सब लोग मारे जाएंगे। साके नोरा को बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के मैनिपुलेट कर देता है, और नोरा इतना ज्यादा डर जाती है कि उसे स्टैब करना ही पड़ता है, पर वो स्टैब बिल्ली को नहीं जॉनी को करती है। नोरा तुरंत जॉनी से माफी भी मांगने लगती है, पर दोस्तों नोरा ने क्योंकि जॉनी को स्टैब किया था तो जॉनी का दिल टूट जाता है, और अचानक ही जॉनी हंसने लगता है। जॉनी अब उठ के खड़ा हो जाता है और किलर के पास जाकर उससे मजाक करने लगता है, और अब खुलता है एक राज। असल में दोस्तों जॉनी और साके बेस्ट फ्रेंड्स थे, और वो दोनों ही सीरियल किलर बनना चाहते थे। पर हुआ ये कि जॉनी को बिल्ली बचाने वाली लड़की नोरा से प्यार हो गया था, और इसलिए जॉनी ने नोरा से बात करना शुरू करा। इतना ही नहीं, जॉनी और साके सबसे पहले इंसानों को नहीं बिल्लियों को मार के प्रैक्टिस करते थे, और एक दिन उन्होंने एक सफेद बिल्ली को मारा था, और वो बिल्ली और कोई नहीं बोबो थी। उसी रात जॉनी ने नोरा को पहली बार देखा था, और ये सब सुन के नोरा बुरी तरीके से चौंक जाती है। जॉनी अब साके को चुप करवाता है, क्योंकि दोस्तों जॉनी अभी भी नोरा को पसंद करता था, पर अब नोरा को आता है गुस्सा, और वो चाकू लेके जॉनी को मारने के लिए बढ़ती है। पर तभी साके नोरा की गर्दन की चेन को खींचकर उसे जमीन पे गिरा देता है।
साकी अब जॉनी को समझाता है कि ये लड़की तुम्हें कमजोर बनाए हुए है और इसलिए मैंने ये सब प्लान किया ताकि तुम इस लड़की को मारकर अपने इस प्यार के बुखार को उतार दो। पर जॉनी अभी भी नोरा को नहीं मारना चाहता था और इसलिए साके अब नोरा को खुद ही मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर जॉनी घबरा जाता है और जाके साके को ही स्टैप कर देता है, जिससे साके अब मरने लगता है। पर मरते मरते साके बोलता है कि आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया और अब तुम एक सीरियल किलर बन गए हो। साके मारा जाता है, पर अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से जॉनी का हो जाता है दिमाग खराब और वो सोचता है कि वो नोरा को भी मारकर सब कुछ खत्म कर देगा। जॉनी अब नोरा को मारने के लिए बढ़ता है, पर एंड टाइम पे आ जाता है एरॉन और वो तुरंत जॉनी को पकड़कर उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। एरॉन उसे खूब मारता है, पर नोरा एरॉन को रोकती है क्योंकि जॉनी ऑलरेडी गिव अप कर चुका था और वो फाइट बैक भी नहीं कर रहा था। मतलब वो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी हो गया था। एंड में नोरा अब उस बिल्ली को बचाकर ले जाती है और फिर पुलिस वाले आके जॉनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ दिन आगे और हम लोग देखते हैं उसी आदमी को जिसे मूवी की शुरुआत में हमने बेहोश देखा था और असल में उसी आदमी ने उस बिल्ली को मारा था और एरॉन ने उस आदमी को उस बिल्ली को मारते हुए देख लिया था और इसलिए एरॉन आता है और उस आदमी के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी के बाद डेबी को वो आदमी मिला था, पर फिर नोरा और एरॉन उस आदमी को पकड़कर ले गए थे। वो दोनों उसी खंडर जगह पर उसे ले जाते हैं और उस आदमी को सजा देते हैं। वो लोग उसे मारते तो नहीं, पर वो दोनों उस आदमी का कान काट देते हैं ताकि फिर वो कभी भी किसी बिल्ली को परेशान ना करे और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है टूथ फेरी। ये कहानी शुरू होती है एक नौकरानी के साथ जो एक घर में काम करने के लिए आती है, पर उसे घर में मालिक की लाश डिमोनिक हालत में मिलती है। यहाँ पे एक सीन जाता है एक डेंटल क्लिनिक में और हम लोग मिलते हैं सामी नाम की एक नर्स और एक थर्की डेंटिस्ट से जिसका नाम है स्टीव। अब स्टीव सामी पे नजर रखता था और ये बात सामी अच्छे से जानती थी और इसलिए वो स्टीव से दूर रहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम हिंद नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में हिंद उस लड़के का कान काटकर अलग कर देता है। वो लड़का वहां से भाग जाता है, पर अब होता यह है कि तभी वहां पे आ जाती है सामी और वो हिंद को संभालती है। सामी हिंद से अच्छे से बात करती है और हिंद को भी सामी अच्छी लगने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर जिस तरीके से हिंद बात कर रहा था उससे हमें लगता है कि हिंद मेंटली चैलेंज्ड है, पर इस बारे में हमें एंड में पता चलेगा। खैर अब उस रात को हम न्यूज पे एक मर्डर के बारे में देख पाते हैं और आज सुबह भी हॉस्पिटल में किसी मर्डर की बात चल रही थी और अब अगले दिन स्टीव सामी को लाकर देता है फूल। स्टीव के जाने के बाद हिंद भी क्लिनिक पे पहुंच जाता है और वो सामी के लिए फूल लाया था। सामी हिंद को देखकर ज्यादा खुश थी, पर कल की लड़ाई के बाद हिंद के दांत में कुछ दिक्कत आ गई थी और इसलिए सामी उसके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर देती है। वहां पे आता है स्टीव और स्टीव हिंद को सामी के साथ देखकर ऑब्वियसली बिल्कुल खुश नहीं था, पर स्टीव फिर हिंद का चेकअप करने के लिए उसे ले जाता है कमरे में। अब स्टीव करता है ये कि वो सामी को बाहर भेज देता है कुछ लेने के लिए और वो हिंद को बोलता है कि तुम्हारा दांत टूट गया है जो मुझे निकालना होगा, पर स्टीव हिंद को एनेस्थीसिया नहीं देता और वो एक सरासी से हिंद का दांत खींचने लगता है। अब जब सामी कमरे में आती है तो वो स्टीव की इस हरकत से चौंक जाती है और तभी हिंद कुर्सी से छूटकर भाग जाता है। वो जाके खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और सामी के कहने पे भी वो दरवाजा नहीं खोलता। हिंद देखता है कि स्टीव ने उसका दांत आधा बाहर निकाल दिया है और इसलिए स्टीव को अपना दांत खुद ही बाहर निकालना पड़ता है। दांत निकाल के हिंद सामी के पास जाता है और सामी को पता चलता है कि हिंद का दांत बिल्कुल ठीक था और जो स्टीव ने किया वो जानबूझकर उसने किया। सामी हिंद से माफी मांगती है और उसके लिए दवाई लेने के लिए जाती है, पर हिंद बिना दवाई लिए वहां से भाग जाता है क्योंकि वो डर गया था। सामी को अब स्टीव से और ज्यादा नफरत हो जाती है, पर माफी मांगने के लिए सामी हिंद का एड्रेस निकाल लेती है और हिंद असल में एक रेस्टोरेंट संभालता था। सामी अब रात को जाती है हिंद के पास और वो उसे दवाई दे के फिर से माफी मांगती है और आज फिर वो दोनों साथ में कुकिंग करते हैं। हिंद सामी को सिखाता है कि खाना कैसे बनाते हैं और फिर वो दोनों कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं। हिंद सामी के लिए डेजर्ट में केक भी लेके आता है, पर केक को देखकर सामी को कुछ हो जाता है जैसे कि उसे केक से नफरत हो।
सामी केक को देखने के बाद वहां से बहाना लेके चली जाती है और इस बात से हिन को आता है गुस्सा और वो सामी के जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। खैर सामी को अपनी कुछ दवाइयां लेनी थी और इसलिए वो वापस जाती है ऑफिस पे, जहाँ पे वो मिलती है स्टीव से। स्टीव सामी से बात करता है और वो सामी को अपनी बातों में लेके उसे मसाज देने लगता है। मसाज देते देते वो उसे टच करता है और फिर जोर जबरदस्ती करने लगता है, पर सामी डर के स्टीव को धक्का देके वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन सामी जब वापस काम पे आती है तो हॉस्पिटल में आई हुई थी पुलिस और सामी को पता चलता है कि स्टीव का कत्ल किसी ने कर दिया है और यहाँ पे सामी बुरी तरीके से डर जाती है। पुलिस सामी से पूछताछ करने लगती है और वारदात पे पुलिस को एक दवाई भी मिली थी और उस दवाई को देखकर सामी और ज्यादा डर जाती है। सामी अब वापस घर चली जाती है, पर फिर हिन का मैसेज उसे आ जाता है और इसलिए सामी जाती है हिन के पास। और दोस्तों अभी तक जो भी हमने देखा उससे हमें लगने लगता है कि स्टीव को हिन ने ही मारा होगा। खैर सामी अब जाकर हिन से मिलती है और कुकिंग करते वक्त सामी हिन को बताती है कि कल किसी ने स्टीव को मार डाला है और ये बात सुन के हिन चौंक जाता है। हिन अब बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है और वो सीधा जाता है रेस्टोरेंट के पीछे वाले कमरे में। हिन खुद से बात करने लगता है और वो बोलता है कि मैं कल सामी के पीछे ऑफिस तक गया था, पर मैंने स्टीव को नहीं मारा, मैंने स्टीव को नहीं मारा। जिसके बाद हिन जाके उठाता है वही दवाई जो कत्ल की जगह पर मिली थी और ये देखकर सामी समझ जाती है कि हिन को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके चलते वो कुछ ऐसा काम करता है जो उसे याद नहीं रहता। इस बात से सामी चौंक जाती है और हिन अपनी दवाइयां लेता है। वो अपना काबू खोने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी को मार डाला। हम लोग हिन के पास उस जगह पे बहुत सारी डिमोनिक स्केचेस को भी देख पाते हैं और अब हिन इमेजिन करने लगता है कि कैसे उसने स्टीव को कल रात मारा होगा। गुस्से में हिन अब एक रैक को गिरा देता है और उस रैक में कुछ लांजरे रखी हुई थी और असल में दोस्तों वो लांजरे थी सामी की। और सामी ये सब देखकर समझ जाती है कि हिन भी बिल्कुल स्टीव की तरह एक ठरकी है। ये सब देखने के बाद भी सामी हिन के पास जाकर उसे संभालती है और वो उसे बोलती है कि तुमने डेंटिस्ट को नहीं मारा। और तभी हिन एक चीज उठाकर सामी को स्टैब करने की कोशिश करता है, पर वो स्टैब नहीं कर पाता। सामी अब हिन को शांत करवाती है और उसे कुर्सी पे बिठाकर मसाज देती है। हिन बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और सामी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने किसी को नहीं मारा, क्योंकि तुमने नहीं मैंने सबको मारा है। और तभी सामी हिन के कान में एक चॉपस्टिक जैसी चीज को घुसाकर उसे मार डालती है और अब यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में दोस्तों सामी को भी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और वो भी हिन की तरह सेम दवाइयां खाती थी, पर जिस दिन हिन ने सामी के सामने केक लाकर रखा था तो उसकी बीमारी उस पे हावी हो गई थी और उस रात को सामी पे अपनी दवाइयां भी नहीं थी। हमें अब पता चलता है कि सामी के बर्थडे पे जब वो छोटी थी तो उसका पापा उसे बहुत ज्यादा मारता पीटा था और उसकी मम्मी को भी, और उसी के बर्थडे वाले दिन सामी की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। यही रीजन है कि सामी को केक बिल्कुल भी नहीं पसंद था। खैर अब सामी हिन के कंप्यूटर पे एक लेटर लिख देती है जिसमें वो ये बता देती है कि हिन ने ही डेंटिस्ट को मारा है और फिर उसने खुद को मार लिया। पर असल में हुआ ये था कि केक की वजह से सामी के अंदर का किलर जाग गया था और उसने जाके स्टीव को मार दिया। सामी ये भी बता देती है कि वो हिन को नहीं मारना चाहती थी, पर अब उस पे कोई भी रास्ता नहीं बचा क्योंकि उसने हिन को मारा ताकि वो पुलिस से बच जाए। और हमें ये भी पता चलता है कि सामी असल में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार चुकी है और वो लोगों को मारती रहेगी क्योंकि उसे इस काम में मजा आता है। और अब अगले दिन न्यूज पे एक मर्डर की खबर आती है जो थी ऑब्वियसली हिन के बारे में, और सामी अपने कारनामों को टीवी पे एंजॉय करती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेल्स फ्रॉम द ऑकर्ड बॉडी एंड सोल मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीजों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।